जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद वीर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उसकी पिछली क्लास में हमने देखा प्लासी के युद्ध के बारे में और जाना क्या परिस्थितियां रही जिनके कारण से कि अंग्रेजों और बंगाल के जो उस समय के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके बीच में ये युद्ध हुआ था। उस युद्ध की परिणति में हमने देखा था कि किस प्रकार से युद्ध में जो है कि सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है युद्ध के बाद, और बंगाल के नवाब की गद्दी पर अब अंग्रेजों का ही एक, या कहें कि अंग्रेजों की एक कठपुतली जिनका नाम था मीर जाफर, वो बंगाल के नवाब की गद्दी पर विराजमान होते हैं। तो आइए देखते हैं इससे आगे क्या घटना हुई। बक्सर के युद्ध के विषय में आज की जो हमारी क्लास है, बक्सर के युद्ध से पहले और प्लासी के युद्ध के बाद सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में ये बक्सर का युद्ध हुआ है। इस बीच की जो भी घटनाएं हैं, क्या घटनाक्रम इस बीच में यहाँ बंगाल के क्षेत्र में रहा, अवध और दिल्ली इत्यादि क्षेत्रों में क्या घटनाएं इस दौरान हुई, इस पर थोड़ा चर्चा की जाए। तो शुरुआत करते हैं कि जब मीर जाफर बंगाल के नवाब बने थे प्लासी के युद्ध के बाद। तो बात है 1757 की। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के बाद बंगाल के जो नवाब बनते हैं वो बनते हैं मीर जाफर। अब अंग्रेजों द्वारा ही इन्हें गद्दी पे बिठाया गया था, तो ये किसी न किसी तरह से अंग्रेजों के ही पक्ष में इन्होंने शुरुआती दिनों में कार्य किया। और जब ये प्लासी के युद्ध को जीते थे, तो इस युद्ध को जीतने के एवज में इन्होंने अपने पक्षकारों को 1,77,00,000 रुपए दिए। 1,77,00,000 रुपए इन्होंने अपने पक्षकारों में बांटे। इनके जो पक्षकार थे वो पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि इनके जो पक्षकार रहे हैं, एक तो अंग्रेज, और साथ ही साथ पिछली क्लास में हमने देखा था कि राय दुर्लभ, घसीटी बेगम, अमीचंद और जगत जो सेठ थे, वे सब एक पक्ष में थे और दूसरे पक्ष से सिराजुद्दौला थे। तो इन्होंने अपने पक्षकारों के बीच में 1,77,00,000 रुपए, एक बहुत बड़ी रकम ये उस समय थी। 1,77,00,000 रुपए इन्होंने अपने पक्षकारों के बीच में बांटे। और इसके साथ ही इन्होंने जो रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव को इन्होंने 20 लाख रुपए, और रॉबर्ट क्लाइव के साथ मैंने आपको बताया था कि एक अन्य जो सेना नायक थे, वे भी एक सेना की टुकड़ी लेके आए थे रॉबर्ट क्लाइव के साथ ही। उनका नाम था एडमिरल वाटसन। तो कहा जाता है कि एडमिरल वाटसन को इन्होंने 10 लाख रुपए दिए। तो इस प्रकार से इन्होंने ये बंटवारा अपने पक्षकारों के बीच में किया, और क्लाइव को 20 लाख अलग से और एडमिरल वाटसन को 10 लाख रुपए इन्होंने अलग से दिए। इसके साथ ही इन्होंने यहां जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी को इन्होंने यहां बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल में एक क्षेत्र था 24 परगना क्षेत्र उसे कहते थे, तो 24 परगना क्षेत्र की जमींदारी भी इन्होंने कंपनी को दे दी थी। ये इनके कुछ कार्य रहे हैं, जिसमें कि ये भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि 24 परगना की जमींदारी अब यहां पे हम देख रहे हैं कि 24 परगना क्षेत्र की जो जमींदारी थी वो भी यहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई इस प्लासी के युद्ध के बाद।
जब ये मीर जाफर जो थे बंगाल की गद्दी पर बैठे थे, तो इनके द्वारा ये सब कार्य किए गए। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी जब अंग्रेज इनसे लगातार धन की मांग किए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये समझ गए थे कि अब अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को पूर्ण कर पाना इनके बस की बात नहीं रह गया है। तो इसी बात को अंग्रेज भी समझ गए थे कि अब ये जो मीर जाफर है ये उनके अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि इस मीर जाफर पर दबाव बनाना शुरू किया और मीर जाफर को मजबूर किया कि वे गद्दी से त्यागपत्र दे। और इनके जो दामाद थे, मीर जाफर के दामाद थे मीर कासिम, मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को अंग्रेज यहां का नवाब घोषित करना चाहते थे। तो इन्होंने मीर जाफर पर अत्यधिक दबाव बनाया कि आप अपने नवाबी का पद त्यागें और आपकी जगह अब नवाब जो है उनको बनाया जाएगा मीर कासिम को। तो ये स्थिति रही थी 1757 के प्लासी युद्ध के बाद। इन्होंने ये सब चीजें अपने पक्षकारों को दी, अंग्रेजों को 24 परगना दिया और उसके बाद आते आते 1760 ईस्वी तक अंग्रेजों ने ये भाप लिया कि अब ये जो मीर जाफर है ये इनके अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। तो 1760 ईस्वी में इन्हें गद्दी से हटा दिया गया और मीर जाफर की जगह पे जो अगले नवाब बंगाल के आते हैं उनका नाम था मीर कासिम। तो अब देखते हैं मीर कासिम के क्या कार्य इस क्षेत्र में रहे हैं। मीर कासिम जो थे वो इन्हीं मीर जाफर के दामाद थे। उनके विषय में अब हम देखते हैं। मीर कासिम को मीर जाफर के स्थान पर बंगाल का नवाब घोषित किया जाता है। यह बात हो गई थी 1760 ईस्वी तक की। तो 1760 ईस्वी में मीर कासिम यहां बंगाल के क्षेत्र में नवाब घोषित होते हैं और जैसे ही इन्हें नवाबी का पद प्रदान किया जाता है, ये सबसे पहले एक कार्य करते हैं कि अंग्रेजों को ये यहां 3 जिलों की जमींदारी प्रदान करते हैं। इनमें से जो तीन जिले इनके द्वारा अंग्रेजों को दिए गए थे उनमें वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर। ये 3 जिले इनके द्वारा यहां अंग्रेजों को दिए गए और इन 3 जिलों के अलावा कहा जाता है कि 29 लाख रुपए जो है इन्होंने नगद के रूप में भी अंग्रेजों को प्रदान किए थे। उपहार के स्वरूप में समझ लीजिए आप कि इन्होंने ये 3 जिले तो दिए, इन 3 जिलों की जमींदारी अंग्रेजों ने प्राप्त कर ली मीर कासिम से और साथ ही साथ 29 लाख रुपए उपहार के रूप में इनसे प्राप्त कर लिए थे। तो कुछ समय बीता और धीरे धीरे अब ये जो मीर कासिम है ये भी इस चीज को समझने लगे थे कि अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को पूर्ण कर पाना इनके बस की बात भी नहीं है और ये अंग्रेज जो है जिस हिसाब से इनकी मांगे थी कहीं ना कहीं ये बंगाल के इस समृद्ध क्षेत्र को बर्बाद करना चाहते थे। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ ही सालों में इन्होंने काफी धन की निकासी इस क्षेत्र से कर ली है, जो कि मीर जाफर और उसके बाद मीर कासिम से इन्होंने काफी जो है धन जो है वो प्राप्त कर लिया था। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ समय बाद जब मीर कासिम को भी ये आभास हो गया था कि अब स्वयं को और इस बंगाल के क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना आवश्यक है, तो इन्होंने कुछ प्रयास इनके द्वारा इस क्षेत्र में किए गए बंगाल को और स्वयं को अंग्रेजों के इस चुंगल से छुड़ाने के लिए, अंग्रेजों से पीछा छुड़ाने के लिए इनके द्वारा कुछ कार्य किए गए। उन्हें थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या कार्य इनके द्वारा किए गए थे इस बंगाल के क्षेत्र में। तो मीर कासिम के कार्यों की थोड़ा चर्चा की जाए, जो कार्य इनके द्वारा इस बंगाल के क्षेत्र में किए गए थे। अब ये कार्य ये
इसीलिए कर रहे थे कि ताकि अंग्रेजों से इनका पीछा छूट पाए और अंग्रेज अब इनसे जो है अधिक धन की वसूली न कर पाए। तो इन्होंने जो सबसे पहला कार्य किया वो इन्होंने राजधानी परिवर्तन का किया। राजधानी परिवर्तन के रूप में इन्होंने जो यहां बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मुर्शिदाबाद में जो राजधानी स्थापित की थी वो मुर्शिद कुली खाने की थी। इससे पहले इनकी राजधानी यही बंगाल के ढाका में हुआ करती थी और ढाका से मुर्शिद कुली खां इस राजधानी को मुर्शिदाबाद लेके आए थे। तो अब इस बार यहां मीर कासिम ने क्या किया कि इस राजधानी को मुर्शिदाबाद से उठाकर और यहां मुंगेर के क्षेत्र में अपनी राजधानी को स्थापित किया। तो राजधानी परिवर्तन के क्रम में इन्होंने राजधानी को मुर्शिदाबाद से इन्होंने राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित किया। ये मुंगेर जो है ये बिहार का क्षेत्र था। तो मुंगेर में इन्होंने राजधानी अपनी बना दी है, नई वाली राजधानी। इस राजधानी परिवर्तन के पीछे जो कारण रहा है वो ये कारण था कि यहां मुर्शिदाबाद में, यहां निकटवर्ती क्षेत्रों में कलकत्ता और आदि स्थानों पर अंग्रेजों का किला है, अंग्रेजों की कोठी वहां पे है। तो यदि इस क्षेत्र में ये नवाब मीर कासिम यदि कुछ भी कार्य करते थे तो उसकी भनक तुरंत ही अंग्रेजों को लग जाती थी और अंग्रेज जो है कि इन्हें उस कार्य को करने से रोकते थे या उस कार्य को करने में कुछ ना कुछ व्यवधान वे उत्पन्न करते थे। तो इस कारण से इन्होंने सोचा कि यदि मुर्शिदाबाद से राजधानी को इधर बिहार के क्षेत्र में मुंगेर में स्थानांतरित कर दिया जाए तो हो सकता है कि मेरे द्वारा ये जो कार्य किए जा रहे हैं बंगाल को मुक्त कराने के, इनकी खबर जो है जल्दी से अंग्रेजों को न मिल पाए और कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत इस चीज में सफल भी होते हैं। तो एक तो इन्होंने ये कार्य किया था अपने कार्यकाल में कि राजधानी को परिवर्तन किया मुर्शिदाबाद से और मुंगेर के क्षेत्र में। इसके बाद इनका एक अन्य कार्य देखा जाए तो इनके अन्य कार्य में आता है, इन्होंने जो था सैनिकों का आधुनिकीकरण किया, अपनी सेना को सुसंगठित और साथ ही साथ प्रशिक्षित इन्होंने अपने सैनिकों को करना प्रारंभ कर दिया। तो उसे हम देखते हैं सैन्य विस्तार के रूप में। एक तो इन्होंने सैन्य विस्तार पर जोर दिया, सैन्य विस्तार इनके द्वारा किया गया और साथ ही साथ सेना का आधुनिकीकरण भी इनके द्वारा किया गया। ये कार्य भी इनके द्वारा यहां मुंगेर के क्षेत्र में जब इन्होंने राजधानी को स्थानांतरित कर दिया तो वहां पर एक तो इन्होंने अपनी सेना का विस्तार किया और साथ ही साथ इन्होंने सेना के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया और अपने सैनिकों को यूरोपीय तर्ज पर इन्होंने प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया था। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देखा था कि प्लासी के युद्ध में ये जो अंग्रेजों की सेना थी सुसंगठित और आधुनिक हथियारों से ये लैस थी, तो इन्होंने भी अपनी सेना का आधुनिकीकरण प्रारंभ किया और यहां इन्होंने एक आयुध भंडार की भी स्थापना की मुंगेर के क्षेत्र में। सेना के लिए इन्होंने एक आयुध भंडार की स्थापना की। एक आयुध भंडार इनके द्वारा स्थापित किया गया ताकि सेना को कुछ मजबूती जो है वो प्रदान की जा सके। ये दो कार्य इनके द्वारा किए गए और एक अन्य कार्य इनका देखा जाए तो इन्होंने क्या किया कि यहां बंगाल के क्षेत्र में ये जानते थे कि अंग्रेज जो है दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। अब बंगाल के क्षेत्र में जो अंग्रेजों को दस्तक जारी किया गया था वो फारूक शेर द्वारा सन 1717 ईस्वी में जारी किया गया था और उसका दुरुपयोग अंग्रेज लगातार इस बंगाल के क्षेत्र में किए जा रहे थे। ये अंग्रेज उस दस्तक की मदद से क्या करते थे
कि जो भारतीय व्यापारी थे उनका सामान भी ये चुंगियों से पार करवा देते थे, क्योंकि दस्तक दिखाकर अंग्रेजों को टैक्स देना नहीं पड़ता था चुंगियों पे। तो ये भारतीय व्यापारियों से भी कुछ सामान उठाते थे और उनका सामान भी पार करवा देते थे। अब हो क्या रहा था कि ये जो मीर कासिम था, इसके राजस्व में धन आना बहुत ही कम हो गया था, क्योंकि जब वहां दस्तक का दुरुपयोग जारी था तो अब जो भारतीयों से भी जो कर इसके राजस्व में आना था वो भी कम हो गया, क्योंकि अंग्रेज कुछ कम खर्चे पे ही उस सामान को चुंगियों से पार करा दे रहे थे। तो इसने क्या किया कि इसने बंगाल के पूरे क्षेत्र में सभी व्यापारियों के लिए कर मुक्त व्यापार प्रारंभ कर दिया। इसके ये कार्य रहे हैं, इसने बंगाल में कर मुक्त व्यापार का आदेश जारी कर दिया। अब कर मुक्त व्यापार से यह हुआ कि अब जो भारतीय व्यापारी थे वे भी बंगाल के क्षेत्र में अपने सामान को बिना टैक्स दिए हुए चुंगियों से पार करा ले जा रहे थे। तो जब इस चीज की जानकारी भी अंग्रेजों को लगी कि अब भारतीय व्यापारी भी जो है वो कर मुक्त व्यापार कर रहे हैं इस बंगाल के क्षेत्र में, तो उन्होंने इस मीर कासिम को कई पत्र लिखे कि आप इस प्रकार का कोई आदेश जारी न करें या इस आदेश को निरस्त करें। लेकिन मुर्शी जो ये मीर कासिम थे, इन पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ये तो चाह ही रहे थे कि किसी प्रकार से बंगाल को इन अंग्रेजों से मुक्त किया जाए। तो ये जो सब घटनाएं हुई, इन घटनाओं के क्रम में जब ये राजधानी परिवर्तन और यहाँ पे सेना का आधुनिकीकरण, कर मुक्त व्यापार इन्होंने जारी कर दिया, तो अंग्रेज इनसे कहीं ना कहीं नाराज हो गए और अंग्रेजों के बार बार पत्र लिखे जाने पर भी नवाब के द्वारा इन कार्यों पर कोई रोक नहीं लगाई गई। तो जिस कारण से अंग्रेज नाराज हुए और मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में 3 छोटे युद्ध इन सब कारणों से होते हैं। और वे 3 छोटे युद्ध जो हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़े युद्ध की नींव डालने में सफल हुए थे, जो कि एक बड़े युद्ध को हम देखेंगे अभी आगे बक्सर के युद्ध के रूप में। उससे पहले हम उन 3 छोटे युद्धों का यहाँ पे जिक्र कर देते हैं जो कि मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में लड़े गए थे। तो आइए उन युद्धों को थोड़ा देखते हैं। तो जब मीर कासिम के उन सभी कार्यों से अंग्रेज उन पर नाराज हो गए थे, तो अंग्रेजों और मीर कासिम का आमना सामना होना निश्चित हो गया था। और उस क्रम में 3 युद्ध इनके बीच में हुए थे। पहला जो युद्ध हुआ वो हुआ कटवा का युद्ध। कटवा का युद्ध 1663 ईस्वी में हुआ। जो दूसरा युद्ध हुआ वो हुआ गिरिया का युद्ध। ये भी 1663 ईस्वी में ही हो गया था। और इसके बाद गिरिया के बाद एक तीसरा युद्ध होता है उदय नाला का युद्ध। उदय नाला का युद्ध जो है वो 1664 ईस्वी में हुआ था। तो ये 3 युद्ध जो है बक्सर के युद्ध से ठीक पहले, ये 3 युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में हुए थे। इन तीनों ही युद्धों में मीर कासिम की पराजय होती है। मीर कासिम इन तीनों युद्धों को हार जाता है और इस अंत वाले युद्ध में हारने के बाद, उदय नाला के युद्ध में हारने के बाद, मीर कासिम जो है वो यहां मुंगेर के क्षेत्र से भागकर और अवध के क्षेत्र में यह शरण प्राप्त करता है। अवध का ये क्षेत्र बिहार से ही लगा हुआ क्षेत्र था। तो उदय नाला से निकलकर अब ये जो मीर कासिम था ये चला गया अवध के क्षेत्र में। अब अवध के क्षेत्र में जो नवाब थे इनका नाम था सुजाउद्दौला। तो सुजाउद्दौला के राज्य में ये मीर कासिम जो है वो शरण प्राप्त करते हैं 1764 ईस्वी में। तो अब हम देख रहे हैं कि मीर कासिम जो है ये भागकर चले जाते हैं अवध। और यहां अवध में ये एक त्रिगुट तैयार करते हैं अवध के क्षेत्र में।
अपने प्रवास के दौरान इनके द्वारा एक त्रिगुट यहाँ पे तैयार किया गया। इस त्रिगुट में जो है, एक तो ये स्वयं थे और इनकी सेना थी मीर कासिम की, और त्रिगुट में जो दो अन्य लोग थे, एक उनमें थे ये अवध के नवाब, जिन्हें हम कह रहे थे सुजाउद्दौला, अवध के नवाब, और इनके साथ जो तीसरे व्यक्ति थे वो थे यहाँ केंद्रीय मुगल सत्ता में जो उस समय काबिज थे बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने मिलकर एक त्रिगुट तैयार किया अवध के क्षेत्र में। इनके द्वारा एक त्रिगुट तैयार किया गया जिसमें कि मीर कासिम और मीर कासिम के साथ में सुजाउद्दौला और केंद्रीय मुगल सत्ता के जो बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। तो इन तीन लोगों ने एक त्रिगुट तैयार किया और यह निश्चय किया कि अब अंग्रेजों के साथ एक बार यहां पूरी सैन्य शक्ति के साथ अंग्रेजों का सामना किया जाए। तो जब ये त्रिगुट की सेना मिलकर ही अंग्रेजों से लड़ती है तो वही परिस्थिति बनती है यहां पे बक्सर के युद्ध की। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार से ये त्रिगुट की सेना चली और किस प्रकार से इन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया। इस प्रकार से ये त्रिगुट था और इनके विपक्ष में जो खड़े हुए थे वो थे अंग्रेज। अब अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध में जो नेतृत्व कर रहे थे, इनका नाम था हेक्टर मुनरो। तो इस प्रकार से ये युद्ध क्षेत्र की स्थिति है। यहां पर बक्सर का युद्ध जो लड़ा जाएगा अब बक्सर के क्षेत्र में, जब ये त्रिगुट तैयार हुआ था तो इन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब अंग्रेजों से एक बार आर पार किया ही जाए। तो ये त्रिगुट तैयार हुआ। इस तरफ से ये तीन लोग थे और जो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो था हेक्टर मुनरो। तो स्थिति ये बनी कि जैसे ही बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ, बक्सर के युद्ध के प्रारंभ होते ही ये त्रिगुट टूट गया। अंग्रेजों ने ऐसी कूटनीति का यहां पे परिचय दिया कि उन्होंने युद्ध प्रारंभ होते समय ही इस त्रिगुट को भंग कर दिया। तो ये जानते हैं इस त्रिगुट में क्या ऐसा हुआ था कि ये भंग हो गया। अंग्रेजों ने कूटनीति का परिचय दिया और उन्होंने सबसे पहले इस त्रिगुट में से शाह आलम को अपनी ओर मिला लिया और शाह आलम ने यहां युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया। अभी हम देख रहे थे इसी साल में 1664 में ये त्रिगुट तैयार हुआ था और इन तीनों लोगों के बीच में एक निश्चय हुआ था कि अब अंग्रेजों का मुकाबला किया जाए, डटकर मुकाबला किया जाए। लेकिन जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, ये शाह आलम जो है बादशाह, जो उस समय थे मुगल बादशाह, इन्होंने युद्ध से अपना पल्ला झाड़ दिया और ये इस त्रिगुट से ये अलग हो गए। इन्होंने युद्ध में भाग लेने से ही इनकार कर दिया। ऐसी कूटनीति यहां अंग्रेजों ने चली थी। अब जब यहां पे शाह आलम जो है इस त्रिगुट से अलग हो गए तो अब ये दो लोग बचे, मीर कासिम और सुजाउद्दौला। अब जब युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1664 ईस्वी में, ये युद्ध हुआ, मीर कासिम सुजाउद्दौला एक तरफ और अंग्रेजों का ये हेक्टर मुनरो ये एक तरफ था। तो युद्ध में जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ तो मीर कासिम को लग गया कि इस युद्ध में हमारी हार निश्चित है और ये मैदान छोड़कर भाग गया। यहां पे आप देखिए स्थिति किस प्रकार से बनी कि जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ कुछ देर युद्ध चला और मीर कासिम भी जो है वो मैदान छोड़कर भाग गया। तो त्रिगुट जो अभी बना था उसमें शाह आलम तो युद्ध से पहले ही अपना पल्ला झाड़ चुके थे और मीर कासिम भी युद्ध के बीच से ही इसने मैदान छोड़ दिया और युद्ध क्षेत्र से ये भाग खड़ा हुआ। अब युद्ध में अकेले बचे सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे। अब सुजाउद्दौला की सेना ही यहां हेक्टर मुनरो का सामना कर रही थी और इस युद्ध में अंग्रेजों को
विजय प्राप्त हो गई। विजय इनको प्राप्त होनी थी क्योंकि इन्होंने कूटनीति से यहां मुगलों की सेना को अलग कर दिया था और यहां ये मीर कासिम भी मैदान छोड़ के भाग गया था। तो इस परिस्थिति का लाभ जो है वो अंग्रेजों को प्राप्त हुआ और यह हेक्टर मुनरो या अंग्रेजों की इस बक्सर के युद्ध में जीत हुई। अब बक्सर के युद्ध में जीत हुई तो इसके बाद बक्सर के युद्ध की परिणति में यहां इलाहाबाद की संधि की गई अंग्रेजों के द्वारा। अब जो संधि की गई वो की गई सुजाउद्दौला और यहां शाह आलम द्वितीय के साथ, क्योंकि ये दोनों ही बचे हुए थे और मीर कासिम जो है वो मैदान छोड़कर भाग चुके थे। मैदान छोड़कर ये भाग निकले थे कभी इधर उत्तर भारत के क्षेत्र में, तो वहीं अज्ञातवास में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मीर कासिम तो यहां से पूरी तरह से समाप्त हो गए। अब जो दो लोग बचे सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इनके साथ में जो है अंग्रेजों के द्वारा इलाहाबाद की संधि की गई। अब इलाहाबाद की संधि को हम थोड़ा समझते हैं। यहां बक्सर के युद्ध में जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे हेक्टर मुनरो, लेकिन इस युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि की गई उसके लिए एक बार फिर से इंग्लैंड से मंगाए गए रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को चूंकि संधि करने का बड़ा अनुभव था, इन्हें पिछली क्लासेज में मैं आपको बता भी चुका हूं कि किस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव जो है संधि की ऐसी शर्तें थोप दिया करते थे कि जो हारा हुआ जो शासक होता था, भारतीय शासक ही मुख्यतः उनमें रहते थे, तो वे दोबारा से अंग्रेजों के सामने उठ खड़े नहीं हो पाते थे। इस प्रकार की संधि की शर्तें वे रख लेता था संधि के दौरान। तो वो जो रॉबर्ट क्लाइव था वो 1760 में, रॉबर्ट क्लाइव 1760 ईस्वी में वो इंग्लैंड चला गया था और दोबारा उसे 1765 ईस्वी में वापस बुलाया गया, क्योंकि अब इलाहाबाद की संधि की जानी है और संधि करने में जो है वो रॉबर्ट क्लाइव माहिर व्यक्ति रहे हैं। संधि की शर्तें ही वे इस प्रकार से बनाते थे कि उसके बाद सारा क्षेत्र भी ले जाते थे, धन दौलत, और यहां राजाओं को वो बिल्कुल असहाय कर देते थे। इस प्रकार की वे शर्तें संधि के रूप में डालते थे। तो इसके लिए युद्ध तो 1764 में समाप्त हो गया। युद्ध जो जीता वो हेक्टर मुनरो ने जीता और इस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि की गई। तो इस बक्सर युद्ध की परिणति में जो संधि की गई उसे हम इलाहाबाद की संधि के रूप में जानते हैं। तो इलाहाबाद की संधि जो है वो 1765 ईस्वी में की गई थी। अब इलाहाबाद की संधि को हम जानते हैं कि 1765 ईस्वी में की गई थी वो, लेकिन उस संधि के अंतर्गत 2 बार संधि की गई थी इलाहाबाद के क्षेत्र में, और संयुक्त रूप से उन दोनों संधियों को हम इलाहाबाद की संधि के रूप में ही जानते हैं। और वो 2 अलग अलग संधियां जो है, पहली संधि यहां शाह आलम द्वितीय के साथ की गई और जो दूसरी संधि की गई वो इन सुजाउद्दौला के साथ में अलग से की गई। तो जो इन दोनों शासकों के साथ जो संधियां की गई इलाहाबाद की संधि, इन दोनों संधियों को संयुक्त रूप से हम इलाहाबाद की ही संधि कहते हैं, जबकि ये की गई थी 2 बार। तो उस संधि में थोड़ा देखते हैं क्या क्या शर्तें रही और किस प्रकार से उन संधि की शर्तों ने इन क्षेत्रों को प्रभावित किया। तो आइए देखते हैं बक्सर के युद्ध की परिणति में जो संधि की गई, जो पहली संधि की गई थी इलाहाबाद की संधि। इसे पहली संधि का नाम हम देते हैं। तो इलाहाबाद की पहली संधि जो की गई थी वो की गई शाह आलम द्वितीय के साथ में। शाह आलम द्वितीय के साथ में यह संधि की गई, इलाहाबाद की पहली संधि। इसकी तारीख थी 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 को यह संधि की गई और इसमें मुख्य रूप से जो शर्तें रखी गई उन्हें हम देख लेते हैं।
तो इसकी जो पहली शर्त थी वो इस प्रकार से थी कि यहां अवध के क्षेत्र में इलाहाबाद और कड़ा, ये दो स्थान आते थे, इलाहाबाद और कड़ा, उन क्षेत्रों को दिया जाएगा यहां जो केंद्रीय मुगल सत्ता में थे शाह आलम द्वितीय। पहली शर्त तो ये थी कि इलाहाबाद और कड़ा, ये जो दोनों क्षेत्र थे, ये दोनों क्षेत्र जो हैं अवध के थे, और इन दोनों क्षेत्रों को दिया जाएगा शाह आलम द्वितीय को। इलाहाबाद और कड़ा जो है शाह आलम को दिए जाएंगे, ये तय हुआ। जबकि हम देख रहे हैं कि अभी जो है यहां अवध के नवाब के साथ संधि नहीं हुई, अवध के नवाब के साथ कुछ दिन बाद संधि होगी, लेकिन ये जो संधि करने वाले हैं इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, वो है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, इनको इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि किसी न किसी रूप में हम ये इलाहाबाद और कड़ा जो है वो अवध के नवाब से ले लेंगे, और पहले ही उन्होंने ये तय कर लिया कि इलाहाबाद और कड़ा जो है वो शाह आलम द्वितीय को दिए जाएंगे। एक शर्त ये रही। तो दूसरी शर्त डाली गई, एक अन्य शर्त जो इसी संधि में डाली गई, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीन क्षेत्र थे। यहां ये बंगाल का क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र बंगाल का, ये पूरा क्षेत्र बिहार का, और ये पूरा क्षेत्र उड़ीसा का। इस प्रकार से ये इतना बड़ा क्षेत्र था। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र उड़ीसा के क्षेत्र की जमींदारी जो है वो अंग्रेजों को दी गई। अंग्रेजों को दी क्या गई, अंग्रेजों ने ये स्वयं ही ले ली। तो इसमें यह तय हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जमींदारी अब अंग्रेज प्राप्त करेंगे, अंग्रेजों ने ले ली। अब यहां पे हम देख रहे हैं एक शर्त उसने, रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय के पक्ष में रखी, तो उससे भी बड़ी शर्त जो है उसने अपने पक्ष में रख ली कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के पूरे क्षेत्र की जमींदारी उसने अंग्रेजों ने ले ली। क्षेत्र की जमींदारी, क्षेत्र की जमींदारी अंग्रेजों ने ले ली। और ये जो पूरा क्षेत्र था यहां उड़ीसा से लगा हुआ, बंगाल और बिहार, ये पूरा क्षेत्र काफी समृद्ध क्षेत्र था, और अंग्रेज भी इस बात को भली भांति जानते थे कि ये क्षेत्र पूरा समृद्ध क्षेत्र है, इसीलिए इन्होंने इन क्षेत्रों की जमींदारी जो है वो प्राप्त कर ली। इसके साथ ही इन्होंने एक अन्य शर्त यहां पे रखी कि ये जो शाह आलम द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय को अब वार्षिक पेंशन पर रखा जाएगा। तो यहां एक तीसरी शर्त के रूप में शाह आलम को इन्होंने पेंशन भोगी बना दिया। इन्होंने शाह आलम को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के रूप में प्रदान किया। इस प्रकार की इन्होंने यहां पे शर्त रखी कि शाह आलम द्वितीय जो हैं मुगल बादशाह, इन्हें 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दी जाएगी, और इस वार्षिक पेंशन को प्राप्त करने के बाद ये जो शाह आलम द्वितीय है, ये इलाहाबाद के किले में एक प्रकार से अंग्रेजों के कैदी बनकर ही रह गए थे, क्योंकि अब ये कुछ कर तो नहीं पा रहे थे, क्योंकि अब ये पेंशन भोगी बन चुके थे। तो ये यहाँ अवध का जो क्षेत्र था वहां इलाहाबाद के किले में ये एक प्रकार से अंग्रेजों के कैदी बनकर ही रह गए थे। तो ये एक संधि जो हुई है 12 अगस्त 1765 को, ये की गई है शाह आलम द्वितीय के साथ। अब इसी संधि का जो दूसरा भाग है, जो संधि की गई थी यहाँ पे शुजाउद्दौला के साथ, उसको थोड़ा हम देखते हैं कि शुजाउद्दौला के साथ संधि में क्या क्या प्रस्ताव रखे गए थे। तो ये जो इलाहाबाद की दूसरी संधि की गई,
ये की गई सुजाउद्दौला के साथ में, और ये की गई थी 12 अगस्त 16 अगस्त 1765 को। तो इस प्रकार से ये दूसरी संधि की गई। इस संधि की जो प्रमुख शर्तें थी उन्हें देख लेते हैं। तो इस संधि में जो पहली जो शर्त थी वो ये थी कि अवध के नवाब का जो क्षेत्र था इलाहाबाद और कड़ा, वो शाह आलम को दिया गया, क्योंकि वहां पहली संधि में अंग्रेजों ने इस बात का जिक्र कर लिया था कि जो इलाहाबाद और कड़ा है वो शाह आलम द्वितीय को दिया जाएगा। तो इस दूसरी संधि में उस पर मुहर लग गई कि इलाहाबाद और कड़ा शाह आलम को दिया गया। ये शाह आलम को दिया गया। एक शर्त ये रही। अब एक शर्त जो है, यहां अवध के क्षेत्र में आता था वाराणसी, और उस वाराणसी के क्षेत्र में एक किला था, चुनार का किला। तो वाराणसी में जो किला था चुनार का किला, वाराणसी का चुनार का किला जो है अंग्रेजों ने अपने पास ले लिया। तो इस संधि की दूसरी शर्त रही कि जो वाराणसी में चुनार का जो किला स्थित है वो अंग्रेजों ने ले लिया। अब इन चुनार का किला लेने के पीछे इनका ये कारण रहा था कि चुनार का किला जो है वो सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण किला था, और उससे उस किले से जो है यहाँ नवाब की एक्टिविटी को भी मॉनिटर किया जा सकता था, और जो केंद्रीय मुगल सत्ता के जो शासक थे इलाहाबाद के किले में, उन पर भी नजर रखी जा सकती थी कि कहीं ये कोई इस प्रकार का अनुचित कार्य न करें जो कि आगे चलकर अंग्रेजों के लिए घातक साबित हो। तो उसके लिए चुनार के किले को इन्होंने अपने पास रख लिया था। इसके साथ इन्होंने इसी संधि में एक शर्त रखी सुजाउद्दौला के लिए। इन्होंने कहा कि सुजाउद्दौला ने जो हमारा शत्रु था यहाँ बंगाल का नवाब मीर कासिम, उसे शरण दी, अवध के क्षेत्र में उसे शरण दी, और उसके साथ होकर इसने हमारे साथ युद्ध किया। तो उस युद्ध खर्च के रूप में इन्होंने सुजाउद्दौला से जो है वो 50 लाख रुपए नगद वसूल किए। तो इन्होंने हर्जाने के रूप में जो युद्ध, ये बक्सर का युद्ध जहां सुजाउद्दौला के द्वारा उसमें प्रतिभाग किया गया था, तो हर्जाने, उस युद्ध के हर्जाने के रूप में युद्ध के हर्जाने के रूप में इन्होंने 50 लाख रुपए जो है वो इस सुजाउद्दौला से ले लिए। संधि की एक और अन्य शर्त इन्होंने रखी। इन्होंने एक शर्त रखी कि यदि सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, इन पर कोई बाह्य आक्रमण होता है, तो उस बाह्य आक्रमण में जो है अंग्रेज यहां सुजाउद्दौला की सहायता करेंगे, लेकिन सैन्य खर्च जो है वो सुजाउद्दौला को देना पड़ेगा। यदि कोई बाहरी आक्रमण सुजाउद्दौला पे होता है तो अंग्रेज सुजाउद्दौला के पक्ष से युद्ध करेंगे, और अंग्रेजों का जितना भी खर्च होगा वो सुजाउद्दौला को चुकाना पड़ेगा। एक ये शर्त भी इन्होंने इस संधि में रख दी थी। तो इस प्रकार की ये दो संधियां हुई। इन दोनों संधियों को संयुक्त रूप से इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी, इस नाम से इसको जाना जाता है। अब ये तो इन दोनों क्षेत्रों की बात हो गई, जो दिल्ली के नवाब थे और ये जो अवध के नवाब, इनके साथ ये दो संधियां हुई। लेकिन ये जो बंगाल के क्षेत्र के जो नवाब थे मीर कासिम, ये जब युद्ध क्षेत्र से भाग गए, तो यह बंगाल में फिर से क्या स्थितियां बनी उस पर थोड़ा चर्चा करें। क्योंकि बंगाल के क्षेत्र के जो नवाब थे मीर कासिम, वे युद्ध क्षेत्र से भाग गए थे। तो वहां एक बार फिर से
जो बंगाल के पुराने नवाब थे मीर जाफर, उन्हें एक बार फिर से गद्दी पे बैठाया गया था। इस बक्सर के युद्ध के बाद 1764 की वो घटना थी। 1764 में फिर से एक बार मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया जाता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से बंगाल का नवाब फिर से घोषित किया गया और क्या क्या कार्य उन्होंने किए और किस प्रकार से उससे आगे प्रशासन चला। तो यहां तक हमने देख लिया है 1764 में बक्सर का युद्ध जीता गया। मीर कासिम युद्ध क्षेत्र से भाग चुके थे और उसके बाद जो एक बार फिर से अंग्रेजों द्वारा 1764 में यहां मीर कासिम को मीर जाफर को एक बार फिर से बंगाल का नवाब घोषित किया जाता है। अब चूंकि इनके ही द्वारा अंग्रेजों के द्वारा ही मीर जाफर को फिर से गद्दी पे बैठाया गया था, तो ये एक प्रकार से अंग्रेजों के कृपा पात्र बनकर ही यहां रह गए थे। और इसी बीच में 1765 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1765 में मीर जाफर की हो जाती है मृत्यु। मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु के बाद यहां नवाब की गद्दी पर बैठे, उनका नाम था निजामुद्दौला। सत्रह सौ पैंसठ में ये गद्दी पे बैठे थे निजामुद्दौला। इनके बाद जो गद्दी पे बैठे उनका नाम था सैफुद्दौला। सैफुद्दौला का भी कार्यकाल चला और इसके बाद जो बंगाल के अंतिम नवाब जो अंतिम नवाब की गद्दी पे बैठे उनका नाम था मुबारकुद्दौला। मुबारकुद्दौला। तो इस प्रकार से ये बंगाल के नवाबों का कार्यकाल रहा है और मुबारकुद्दौला जो है वो बंगाल के अंतिम नवाब होते हैं और सन 1775 में बंगाल से जो नवाब का पद है वो समाप्त कर दिया जाता है। 1775 में यहां से नवाब का पद ही समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे थे 1765 में मीर जाफर की मृत्यु होती है, उसके बाद निजामुद्दौला, निजामुद्दौला के बाद सैफुद्दौला और सैफुद्दौला के बाद मुबारकुद्दौला नवाब बनते हैं और 1775 ईस्वी में जो है अंग्रेजों द्वारा बंगाल के क्षेत्र में नवाब का जो पद है वो समाप्त कर दिया जाता है। 1765 के बाद ये जो तीन नवाब बने निजामुद्दौला, सैफुद्दौला, मुबारकुद्दौला, ये जो है ये तीनों नवाब भी यहाँ बंगाल के क्षेत्र में पेंशन भोगी थे। पेंशन भोगी के रूप में ही ये यहाँ कार्य कर रहे थे, क्योंकि 1764 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने ये युद्ध जीता था तो 1764-65 के बाद इन्होंने यहाँ एक नई प्रशासन की व्यवस्था लागू की थी, जिसे हम जानते हैं द्वैत शासन के रूप में। तो द्वैत शासन में जो है सारा राजस्व वगैरह सब अंग्रेज ले जाते थे और ये जो नवाब थे ये नाम मात्र के ही नवाब रह गए थे। इनके पास राजस्व संबंधी कुछ भी अधिकार नहीं थे, वो सारे अधिकार द्वैत शासन व्यवस्था के तहत जो है वो अंग्रेजों के पास चले गए थे। द्वैत शासन व्यवस्था को एक अगली क्लास में हम देखेंगे, क्योंकि द्वैत शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से ही हमें समझना होगा। कई बार जो है कि प्रश्न इस प्रकार से भी आ जाता है कि द्वैत शासन के बारे में लिखिए, तो वहां पे लिखना पड़ता है जितना भी शब्दों में कहा जाए। तो उस प्रकार से हम देखेंगे, थोड़ा द्वैत शासन व्यवस्था को ठीक से समझेंगे अगली क्लास में। तो फिलहाल आज की क्लास में जो हमने देखा वो देखा कि किस प्रकार से यहाँ बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई और बक्सर का युद्ध किस प्रकार से लड़ा गया। त्रिगुट यहाँ सेना का गठन हुआ था और अंग्रेजों की कूटनीति एक बार फिर से काम आई थी। दोबारा यहाँ मीर जाफर को नवाब बनाया गया और 1765 से जो है बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी। तो अगली क्लास हमारी द्वैत शासन पे ही होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।